हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं और इसके न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल का है, तो न्यूमेरिकल करते रहेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी तक जितना पढ़ा था वो सारे फार्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए। जैसे सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने कि मोल फाइंड कैसे करते हैं, तो मोल फाइंड करने के 3 फार्मूले हैं, ठीक है। सब लोग रिवाइज मार लीजिए जल्दी से, है ना। क्या था फर्स्ट फार्मूला? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला था वॉल्यूम के लिए और वो फार्मूला क्या था बोलो? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो 22.4 लीटर से, और अगर मिलीलीटर में गिवन है तो किससे डिवाइड करते थे अपन लोग? 22400 मिलीलीटर से। और थर्ड फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन रहेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये 3 फार्मूले थे और अपना एक शानदार वाला ट्रिक था। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है तो फॉर्मूला क्या लगा देते हैं? सैंपल का मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। और जब भी आपको नंबर ऑफ एटम बताना था तो क्या लिखते थे फॉर्मूला? सैंपल का मोल, एटॉमिसिटी, ठीक है ना, और इंटू क्या करते थे? एवोगैड्रो नंबर। जब भी आपको प्रोटॉन बताना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करते थे? एटॉमिसिटी को इनके नंबर से रिप्लेस मार देते थे। याद है ना कैसे कर रहे थे, ठीक है ना। और फिर आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि कैसे आप किसी स्पीशीज पे चार्ज पता करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज पता करने के लिए फार्मूला भी मैंने बताया था, जहां एटॉमिसिटी है वहां पे क्या रिप्लेस मारना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। और अगर आपसे पूछे कि जो है जो चार्ज है वो कूलम में है तो आपको क्या करना था? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये चीजें हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। और कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं तो और चीजें आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। तो ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें 3 क्वेश्चन दिया हूं, वीडियो यहीं रोक के पहले खुद सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो ध्यान से। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको देखो जो है 3 गैसेस दे रखी हैं और वो तीनों गैसेस हैं जो जिस ऑर्डर में गैसेस गिवन हो वैसे लिखा करिए। देखिए ऑक्सीजन गिवन है और आपको हाइड्रोजन गिवन है और आपको मीथेन गिवन है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये 3 गैसेस ऑर्डर जैसे गिवन था वैसे मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है इक्वल मासेस, ठीक है ना। तो इनका जो मास है वो इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो मास इक्वल मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो गिवन वेट है वो कितना है? x ग्राम। इसका भी वेट कितना हो जाएगा? x ग्राम। और इसका भी वेट कितना हो जाएगा? x ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। हमें क्या करना है ना, ये तो मास हो गया, इनका मास अपने को गिवन था। हमें क्या करना है? इनका जो भी वॉल्यूम होगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा ये हमें पता करना है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा इस चीज को ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो तुम्हारे पास देखो फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, हमें सब्सटेंस का वेट गिवन है तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो गिवन वेट, ध्यान से देखते रहना, गिवन वेट और वो भी किसमें? ग्राम में, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? देखो मोलर मास। तो ये हो गया तुम्हारा पहले मोल निकल गया। अब आपको अच्छे से पता मोल का एक फार्मूला और होता है, और वो फार्मूला क्या होता है बोलो? गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए जरा मोल लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग मोल लिखेंगे सबका तो ध्यान से देखना, यहीं से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मोल अगर मैं लिखूंगा तो ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे? गिवन वेट x, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया? 32, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए देखते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन का देखो गिवन वेट कितना है? x ग्राम, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया? 2, ठीक ना। CH4 का देखो गिवन वेट कितना है? x ग्राम, मोलर मास CH4 का कितना हो गया? 16। तो ये हो गए सबके मोल। अब हमें देखना ध्यान से, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो अगर यहाँ से थोड़ा इक्वेट कर दूं मैं, तो देखना ध्यान से, अगर वॉल्यूम तुम्हें ठीक ना कैलकुलेट करना हो, ठीक ना, तो वॉल्यूम की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहीं से सॉल्व कर लो। देखो क्या करना रहेगा? देखो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इनटू मोल। सिंपल सी कहानी। देखो हमें ये वॉल्यूम पता करना है तो क्या करूंगा? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर वॉल्यूम आपको ये पता करना है तो गिवन वॉल्यूम क्या होगा? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इनटू मोल। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा?
स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, देखो जो है आपका मोल, जो भी सैंपल है उसके मोल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। तो ये गिवन वॉल्यूम जो था वो पता करना था, इसको हम अगर x मान ले तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग सीधा वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो अब देखना, अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला बोलो, इसी के मोल, ठीक ना, x डिवाइडेड बाई 32 इंटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम यानी 22.4, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो x डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4, इसकी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है ना। मोल इसके कितने हो गए और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो अब जो चीजें कट रही हैं काट दो। देखो ये देखो x कट गया, x 24 ना 22.4 कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो अब देखो ये कितना हो गया 1/32, ठीक है ना, और ये कितना हो गया देखो 1/2, और ये कितना हो गया तुम्हारा देखो 1/16, ठीक है ना। अब देखना हमें ये सिंपल रेशियो में बताना है ना, क्योंकि आपको वॉल्यूम का देखो रेशियो बताना है। तो हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 32। तो 32 से क्या करेंगे, सिंपल रेशियो के लिए यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ, हेंस अगर आपको रेशियो बताना है तो अब देखना रेशियो कैसे बताएंगे, इन सबका एलसीएम ले लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से। तो यानी 1/32, 32 हो गया एलसीएम। इस टू देखो ध्यान से कितना हो गया 1/2 इंटू क्या हो गया देखो 32, इस टू क्या हो गया देखो 1/16 इंटू क्या हो गया तुम्हारा 32। सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये देखो कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया तुम्हारा 2, यानी आंसर कितना हो गया 1:16:2 और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा लगा ना। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला ये भी समझ ना, एलसीएम लेना आपको पता हुआ, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से जो भी नंबर आए वो एलसीएम से सारे रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें सिंपल रेशियो मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये रेशियो में वाले चैप्टर में आप सीखे रहे होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है ना। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम भी वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख लेना, ना समझ में आया हो तो, ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला प्रॉब्लम ध्यान से देखो, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, आपको दो एलिमेंट का दे रखा है, एक ए है और एक एलिमेंट बी है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई सारे एग्जाम में आया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखो। आपको दो एलिमेंट दे रखा है, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ठीक है ना। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, अब इसके एटॉमिक वेट अपने को गिवन है, एटॉमिक वेट इसका गिवन है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक वेट 20 है और इसका एटॉमिक वेट 40 है, ठीक है ना। यूनिट दोनों की एक ही है तो 20 और 40 हमने मान लिया। इफ x ग्राम ऑफ कैपिटल ए, अब क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि आपका जो, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि x ग्राम ऑफ कैपिटल ए, ठीक है ना, याद देखना ध्यान से, कंटेन y एटम, ठीक ना, इसके पास जो एटम है वो कितने हैं y, कंटेन्स y एटम ये है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी चीज का यूज करते हैं, मतलब x ग्राम कैपिटल ए में जितने नंबर ऑफ एटम हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, y के बराबर हो जाएंगे। बस ये चीज ध्यान में रख के रहना। और आपसे पूछ रखा है फिर हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रखा है कि अगर आपके पास 2x ग्राम ऑफ कैपिटल बी हो जाए, ठीक है ना, तो इसके पास कंटेन, ठीक है ना, कंटेन्स, अब यहाँ पे डॉट कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने आइटम होंगे, ये तुमसे देखो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ वाला डेटा कितना होगा ये तुमसे पूछ रखा है। तो अब हम लोग इस वाली चीज को यूज करके कुछ फार्मूला बनाते हैं, फिर देखना आ जाएगा। तो इसके एटम कितने हैं भाई, तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुम किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ एटम फाइंड करो तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है, सैंपल का मोल, ठीक है, जो भी सैंपल है उसके मोल, इंटू क्या होता है बोलो एटॉमिसिटी, और इंटू क्या होता है बोलो एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखना सैंपल का मोल हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम ए निकालते हैं, है ना। यहाँ से देखना हेंस नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, ऑफ कैपिटल ए, ठीक है ना, सैंपल का मोल, ठीक है ना। तो x ग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इसका एटम है तो एटॉमिक वेट यानी कितना हो गया 20,
ठीक है, इंटू देखो एटम है ना, एक ही एलिमेंट एक ही है, तो एटॉमिसिटी 1 इंटू क्या हो गया Na, ठीक है ना। यानी अगर ध्यान से देखो तो ये जो गिवन है ये कितना गिवन है तुम्हें y, तो यानी y नंबर ऑफ एटम देखो y गिवन है, तो y की वैल्यू अगर मैं देखो यहाँ से सॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा बोलो 20 है ना, उसको लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा देखो Na इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20, यानी y की वैल्यू इसके बराबर है। इस बात को ध्यान में आप रखते रहिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं जरा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रेज कर देता हूँ, यहाँ स्पेस बना के लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को देखो, फिर अब क्या बोल रखा है कि 2x ग्राम ऑफ B कंटेन्स कितने एटम बताने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम निकालते हैं जरा B में। तो नंबर ऑफ एटम अगर हम लोग B में निकालेंगे तो फिर से वही कहानी, क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो, सैंपल का मोल इंटू क्या फॉर्मूले में आएगा बोलो, एटॉमिसिटी इंटू क्या आएगा बोलो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सैंपल का मोल देखो ध्यान से, कितना मोल सैंपल है तुम्हारे पास ना, सैंपल का मोल निकालते हैं, कितना वेट गिवन है देखो 2x ग्राम, तो गिवन वेट कितना हो गया 2x डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी एटम है तो एटॉमिक वेट यानी 40 इंटू क्या हो गया एटॉमिसिटी 1 इंटू क्या हो गया एवोगैड्रो नंबर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा देखो 20, यानी इसको भी अगर सॉल्व कर लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा देखो बोलो x इंटू Na और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20, ये नंबर ऑफ एटम इन B है। और अब देखो जरा ध्यान से जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा कंपेयर कर लीजिए। ये 2 है तुम्हारा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं फिर से, ये क्या है नंबर ऑफ एटम है ना इन 2x ग्राम ऑफ कैपिटल B, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये नंबर ऑफ एटम है x ग्राम ऑफ कैपिटल A में और ये नंबर ऑफ एटम है 2x ग्राम ऑफ कैपिटल B में। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई आपस में सेम, तो यानी हम लोग सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना। बताइए कितने नंबर ऑफ एटम हो गए इसमें, नंबर ऑफ एटम इन 2x ग्राम ऑफ कैपिटल B कितने हो जाएंगे, y के बराबर ही हो जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा देखो आंसर, 2x ग्राम ऑफ कैपिटल B में कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके y एटम के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखो x ग्राम कैपिटल A में y एटम दे रखा था, तो हम लोग 2x ग्राम B में कितना एटम होगा ये कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, सैंपल का मोल, एटॉमिसिटी, एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम में निकाल दिया y की वैल्यू और फिर ऐसे 2x के लिए B में सॉल्व कर लिया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आसान सा है क्वेश्चन नंबर 3 भी, है ना। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम आसान सा है, बस खाली अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। आपको दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, 2.4 kg ओजोन सैंपल में आपको ऑक्सीजन के एटम और मॉलिक्यूल बताने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो तीसरे प्रॉब्लम में हमें जो है 2.4 kg इतना किलोग्राम ऑफ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, तो हमें क्या बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बोलो क्या है, सैंपल का मोल है ना, जो भी सैंपल है उसका मोल इंटू क्या करना है एवोगैड्रो नंबर। और तुम्हें ये भी पता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम बताना है सैंपल में तो क्या करेंगे बोलो, सैंपल का मोल जो भी सैंपल है इंटू क्या करेंगे बोलो एटॉमिसिटी और इंटू क्या करूंगा बोलो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अब हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल मिला के सबसे पहला काम जो रिक्वायरमेंट है अपने को वो पता होना चाहिए कि ओजोन के सैंपल जो गिवन है उसका मोल कितना है। तो फॉर्मूला देखो वेट गिवन है, तो फॉर्मूला मोल के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे बोलो, गिवन वेट, और वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है ना। अब बस ये अच्छे से याद रखिए, फार्मूला आपका क्लियर है और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गिवन वेट देखो 2.4 kg
है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुमको अच्छे से पता है 1 kg इक्वल टू कितना होता है 10³ ग्राम। तो यानी हो गया 2.4 को 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास ओजोन का कितना होता है 48। इसको थोड़ा और इक्वेट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो 24 इंटू 10⁻², और पूरे का डिवीजन देखो कितना हो गया तुम्हारा 48। तो ये कितना हो गया देखो 2, थोड़ा और सॉल्व कर दो 10⁻² मतलब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी मोल कितना हो गया बोलो 50। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो पहले क्या बताते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इन 2.4 किलोग्राम, बल्कि है ना 2.4 किलोग्राम ओजोन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सैंपल का मोल, ठीक है ना, कितना है 50 इंटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए 50 Na के बराबर। फिर आपसे पूछे, ठीक ना, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन जो सैंपल दे रखा है 2.4 kg ऑफ ओजोन इक्वल टू, बोलो फार्मूले से, सैंपल का मोल इनटू एटॉमिसिटी, ओजोन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 3, ठीक है ना, तो यानी 3 इंटू क्या हो गया Na, मल्टीप्लाई कर दो, यानी आंसर कितना हो गया 150 Na, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसके अगले पार्ट में हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इधर लिखा ऑक्सीजन फ्लास्क, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ फ्लास्क, ठीक है ना, 1 लीटर का फ्लास्क है, उसमें ऑक्सीजन है और उसका प्रेशर इतना mm ऑफ Hg है एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन फ्लास्क। अब देखो ध्यान से, तुमसे पूछ क्या रखा है मॉलिक्यूल, और दे क्या रखा है आपको 1 लीटर का फ्लास्क है, और वो भी कहाँ है देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हें अच्छे से पता है 273 केल्विन हो गया। उसका प्रेशर देखो दे रखा है और मॉलिक्यूल बताना है। तो कहीं से, और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है बोलो, सैंपल का मोल, ठीक ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो अगर कहीं से भी हमें सैंपल का मोल पता चल जाए तो अपना सारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक्चुअली में थोड़ा सा एक और टॉपिक अपने को पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉ, ठीक है ना। तो ये गैस लॉ आज हम लोग टॉपिक कर लेते हैं। बाकी ये पूरा चैप्टर ही है गैस लॉ, ठीक ना। तो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर पढ़ना है, वहां पे इसको डिटेल करेंगे। अभी हमें 2 लॉ का काम पड़ेगा, वो दोनों लॉ हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि वो लॉ आपको याद भी हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। देखना ध्यान से, ठीक ना। हम लोग हेडिंग बनाते हैं भाई गैस लॉ, ठीक है ना। तो गैस लॉज क्या क्या है इसकी कहानी हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा देखो ध्यान से, अगर मैं डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज द गैस लॉ, तो एक डेफिनेशन तो सबको समझ में आ रही होगी, बोलो क्या है ना, लॉ रिलेटेड टू गैसेस, यही ना होगा, लॉ रिलेटेड टू गैसेस। ऐसे लॉ जो गैस से रिलेट होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, आपका गैस लॉ। तो एक्चुअली में जो लॉ है ये क्या होता है ये पता चल जाए तो हमें और आसानी हो जाएगी। तो तुम्हें शायद अच्छे से पता हो व्हाट इज द लॉ, ठीक है ना, क्या होता है लॉ, ठीक है। लॉ क्या होता है बोलिए, नहीं बोल, चलिए बोलिए एक बार, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्चुअली देखिए लॉ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, लॉ की ये डेफिनेशन है, अच्छे से याद रख रहिएगा, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ये है कहानी, ठीक है ना। अच्छे से याद रखें, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, वो 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक डिपेंडेंट और एक क्या होती है इंडिपेंडेंट। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा लॉ की डेफिनेशन। जैसे देखो तुमने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ है ना सेकेंड लॉ। तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट और ये क्या हो गया डिपेंडेंट। तो ऐसे ही गैसेस में भी है, गैसेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं गैस लॉ। ये देखो पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब जैसे कोई भी चीज जिन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक ना। तो एक डिपेंड करता है और एक इंडिपेंडेंट करता
करता है, ठीक है ना। तो जो डिपेंड रहेगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट पैरामीटर, और जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि गैसेस हैव, ठीक है ध्यान से देखना, गैसेस हैव 4 पैरामीटर, गैसेस हैव 4 पैरामीटर। ये मैं कैसे लिख दिया देखना ध्यान से, गैसेस हैव 4 पैरामीटर, गैसेस के पास केवल 4 पैरामीटर होते हैं। मैंने कैसे बोल दिया 4 पैरामीटर, तो आप देखिए ध्यान से 9th वाली बुक याद करो, तो आपने पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, पढ़ा था ना सबने। और जब फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, और जब भी ये कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं तो वॉल पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। तो गैसेस का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो क्या होता है, सब गैसेस में क्या होता है कि प्रेशर होता है। तो गैसेस का फर्स्ट पैरामीटर क्या हो गया, प्रेशर, जिसको मैंने P से लिख दिया। फिर देखो गैसेस के बारे में आपने पढ़ा था कि गैसेस चाहे जहां भी जिस भी कंटेनर में आप फिल करिए उसके होल वॉल्यूम को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो गैसेस का जो सेकेंड पैरामीटर हो गया वो पैरामीटर क्या हो गया, वो देखो वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। थर्ड पैरामीटर देखो ध्यान से गैसेस का, ठीक है ना। आप देखिए कोई भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे, जैसे अपनी उंगलियां मान लो, एक मॉलिक्यूल गैस का है, एक मॉलिक्यूल मान लो अपना अंगूठा है, तो आप इसको कोलाइड कराइए, थोड़ी देर तक कोलाइड कराइए, थोड़ा तेजी से अगर पुश करेंगे आप तो आप देखेंगे आपकी उंगलियों में हीटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे तो जो गैसेस का थर्ड पैरामीटर है, हर कोलिजन से टेम्परेचर जरूर होता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, बस हर कोलिजन से टेम्परेचर जरूर क्रिएट होता है, ठीक ना। आप देखिए कोलिजन समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जो फोर्थ पैरामीटर है वो आपने पढ़ा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो गैसेस भी एक सब्सटेंसेस ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो गैसेस के 4 पैरामीटर होते हैं, गैसियस प्रेशर, गैसेस का वॉल्यूम, गैसेस का टेम्परेचर और गैसेस से क्या होता है, मोल। तो हमें क्या करना है, इन्हीं पैरामीटर से हमें रिलेशन बनाना है, और उन रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लॉ। तो यानी गैस लॉ की अगर अच्छी वाली डेफिनेशन में यहाँ लिखूं स्टार बना के, तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रिलेशन बिटवीन 2 पैरामीटर ऑफ गैसेस keeping 2 as a constant or then that relation is called as gas law, ठीक है ना। यानी कोई भी रिलेशन आप बनाइए, the relation between 2 parameter of gases, the relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, parameter of gases कीपिंग 2 as a constant। आपको क्या करना है, कोई 2 को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है ना। कीपिंग 2 as a constant, relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant, ठीक है ना, अच्छे से याद रख के रहना, ठीक ना। The relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant are called, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, are called gases law। तो ये है तुम्हारा गैस लॉ की डेफिनेशन, अच्छे से याद रख के रहिएगा। ये रिलेशन है 2 पैरामीटर का, 2 पैरामीटर को कांस्टेंट करके, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लॉ। तो अब देखो जरा ध्यान से, गैसेस में 4 पैरामीटर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, ठीक ना, मैं तुमसे पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, हाउ मेनी गैस लॉज आर पॉसिबल। बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर, बोलिए कितने गैस लॉ पॉसिबल हैं, आर पॉसिबल। बताइए क्या फिलअप करूंगा मैं यहाँ पे, तुम्हारे पास 4 पैरामीटर हैं और 4 पैरामीटर में क्या करना है, 2 का रिलेशन बनाना, 2 को कांस्टेंट करना है। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं, मतलब ऐसे समझो कि 4 लोग हैं तुम्हारे पास, ठीक ना। एक का नाम पंकज, एक का नाम वैष्णवी, एक का नाम तनु और एक का नाम मान लो निशा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 2 लोगों की दोस्ती करानी है और 2 लोगों को अलग कर देना है खानदान से, ठीक है ना। तो जैसे देखो एक रिलेशन बनाया प्रेशर वॉल्यूम का, कांस्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर और मोल। फिर अगला रिलेशन देखो क्या बनाया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, नंबर करता रहता हूं मैं। देखो ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। जब हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाया तो प्रेशर और मोल कांस्टेंट कर दिया। अब देखो
मोल और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया, तनु और जो है निशा का रिलेशन बन गया। अब देखो क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम, तो 3 रिलेशन तो ये हो गए। अब देखना ध्यान से अगला रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बना दूं मैं, क्या कांस्टेंट रखूंगा, देखो वॉल्यूम और क्या कांस्टेंट रखूंगा, मोल, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ रिलेशन। और बात सोचते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम और मोल को रिलेशन बना देते हैं, वॉल्यूम और मोल को रिलेशन बनाएंगे, ये हो गया देखो अपना फिफ्थ लॉ, है ना। तो क्या कांस्टेंट रखा, जब वेस्टर्ली और निशा का जब रिलेशन हुआ तो ये देखो, ठीक है ना, जो भी पी और जो तुम्हारे टी थे, है ना, जो भी तुम्हारे पंकज और तनु, ये सब क्या हो गए अलग, या जो भी नाम प्रिया तनु कुछ भी आप ऐसा बना लीजिए, ये सब क्या हो गए अलग हो गए। तो ये हो गया 5 रिलेशन। अभी देखो एक रिलेशन बचा हुआ है, और वो कौन सा रिलेशन बचा हुआ है, देखो प्रेशर और मोल का रिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, इसके अलावा आप देखो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर 6 गैस लॉज आर पॉसिबल, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर 6 गैस लॉज आर पॉसिबल, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देयर आर 6 गैस लॉ पॉसिबल, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर कितने गैस लॉ बन सकते हैं, 6। बाकी मैथ्स वाले समझ सकते हो, देखो 6 तुम्हारे पास चीजें हैं, P, V, T और N, हमें 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या फार्मूला होता है, देखो 6C2, मैथ्स वाले समझ गए होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। तो 6C2 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है 2 फैक्टोरियल इनटू भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल, यही ना होता है। NCR इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, और क्या होता है N माइनस R फैक्टोरियल, करके सॉल्व करिए और ये भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी तुम्हारी 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे आप रिलेशन बनाएंगे गैस लॉ में। तो गैसेस के 4 पैरामीटर हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, और इनमें क्या करना है, इनमें किसी 2 का रिलेशन बनाना है और उसको क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। तो अब मैं एक एक गैस लॉ का डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे लॉ की डेफिनेशन हम लोग बनाए, अब पैरामीटर बना लिए, और पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का रिलेशन बनाएंगे और 2 को क्या करेंगे कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो लॉ है, देखना ध्यान से, ठीक है, 2 ही लॉ अपने को पढ़ने हैं, बाकी और सब जो है गैसेस लॉ के टाइम पे अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो अपने पास प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था और आपके पास मोल था। तो हम लोग पहला रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो क्या कांस्टेंट रखेंगे, देखो टेम्परेचर एंड मोल। तो एक टेबल में बना देता हूं, देखना ध्यान से, तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। सीरियल नंबर, ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, मतलब 3 पैरामीटर का हम लोग रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं कांस्टेंट पैरामीटर, और यहां लिख देता हूं मैं रिलेशन, मतलब उस जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा होगा, ठीक है ना। और यहाँ लिख देता हूं मैं नेम ऑफ लॉ, ठीक है ना, उस लॉ का नाम क्या है, ठीक ना, नेम ऑफ लॉ, उस लॉ को किसने, मतलब किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग नेम ऑफ लॉ में देख लेंगे। एकदम आसान सा है, कुछ भी मुझे अलग नहीं बताना, बस आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखो बता रहे हैं, और अगर आप भी उस टाइम पे, ठीक ना, आपका भी जन्म होता तो नो डाउट आप भी ये रिलेशन बना देते कि क्या होने वाला है। जैसे हम लोग फर्स्ट रिलेशन बनाते हैं, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में, और क्या कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर और मोल, ठीक है ना। तो अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है, तो जब तुम प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एक पिलो है, पिलो दबाओ तो क्या होगा, घट जाएगा वॉल्यूम उसका। तो प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यानी प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और इस लॉ को जो सबसे पहले बताए थे उनका साइंटिस्ट का नाम है बॉयल्स। क्या नाम है तुम्हारा, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहिएगा। अब तुमसे पूछे मान लो व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, तो एकदम आसान से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड लॉ हम लोग बनाते हैं। बस आपको देखो मैं टेबल बना दे रहा हूँ पूरे 6 के, नाम हम नहीं लिखेंगे, 3 का नाम लिख लूंगा क्योंकि अभी ये तीनों का काम है, बाकी सब आगे आते जाएंगे तो आप नाम लिखते रहिएगा। सेकंड लॉ हम लोग देखो बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसका बनाते हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाओगे तो क्या कांस्टेंट रखोगे? प्रेशर, और बोलो क्या कांस्टेंट रखोगे? मोल। तो प्रेशर मोल अगर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक ना। ये बात मैं बोल रहा हूँ, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो ये रिलेशन भी हम लोग होते तो हम लोग भी बता देते हैं। उस टाइम पे आप देखो कोई गर्म चीज आप पकड़ लो तो आप इतने ऐसे खड़े रहोगे, गर्म पकड़े नहीं, गर्मी लगी, जले नहीं कि भागना शुरू, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है ना। पहले एक जगह खड़े थे, पूरा ढेर सारा स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन जिन साइंटिस्ट ने पहले बताया है उनका नाम है चार्ल्स। उनका नाम क्या है? चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। तो पूछेंगे व्हाट इज द चार्ल्स लॉ? तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया? देखो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। अभी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इसको हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक जब अलग अलग लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड रिलेशन हम लोग देखते हैं और वो रिलेशन हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम और मोल के लिए, ठीक ना। क्या कांस्टेंट करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर। ये लॉ देखो आपने पढ़ रखा है, याद करो। अगर आप एसटीपी पे किसी भी गैस के लेके चले जाओ तो प्रेशर भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, तो आप गैसेस का मोल, ठीक है ना, उसके एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो क्या होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। मोल बढ़ाते रहिए, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो याद करो, एवोगैड्रोस लॉ का ये स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन हम लोग कौन सा बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे नाम अब नहीं लिख रहा हूं मैं और ना ही रिलेशन लिख रहा हूं, थोड़ी देर और पढ़ लीजिए तो ये टेबल आप खुद ब खुद इनका रिलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे और इनके नाम में बताता रहूंगा तो आप नाम भी लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। चलिए आप देखो फोर्थ रिलेशन हम लोग बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। जो जो बचे हुए हैं उनको देखना है। तो प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन क्या कांस्टेंट करूंगा? वॉल्यूम और मोल। अब क्या रिलेशन आएगा? थोड़ी देर बाद लिखना और नाम भी बाद में लिखना। अगला हम लोग रिलेशन बनाते हैं, देखना ध्यान से, फिफ्थ रिलेशन, ठीक है ना। और ये देखो हम लोग अब रिलेशन किसका बनाते हैं? क्या क्या नहीं हुआ? देखो टेम्परेचर और मोल का रिलेशन नहीं हुआ है ना भाई। तनु और निशा का भी रिलेशन दोस्ती आपने नहीं कराई है तो इनका भी रिलेशन हम लोग बनाते हैं। तो क्या कांस्टेंट हो जाएंगे? देखो प्रिया और वैष्णवी हो गई कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गए? कांस्टेंट। क्या रिलेशन आएगा इसको हम लोग देखेंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं सिक्स रिलेशन, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बचा हुआ है जिनका रिलेशन आपने नहीं बनाया, बोलो। ये देखो प्रिया और निशा का कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोग किसका रिलेशन बनाएंगे? प्रिया और जो है निशा में दोस्ती करा देंगे और फिर क्या करेंगे? याद करो, प्रिया निशा की दोस्ती हो गई तो वैष्णवी और तनु क्या हो गए? नाराज हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसका भी एक रिलेशन बन जाएगा, इसका भी एक नाम होगा और वो नाम क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस कर देंगे। फिर से करता रहूंगा मैं तो आप बीच में ये टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से वीडियो रिवाइंड करिए, ठीक है ना, और इसको यहाँ तक अच्छे से देखते रहिए। अभी पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं और इसके बाद हम लोग जब बॉयल्स चार्ज पढ़ेंगे और एवोगैड्रो पढ़ेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम आपसे हो जाएगी। इसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। यहाँ तक के वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने किया है। थैंक यू। तो चलिए हम लोग देखो गैस लॉ में फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आपको तो देखो याद ही हो गया होगा। टेबल देखो ध्यान से, तो क्या था? एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करना था? बोलो टेम्परेचर, बोलो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। क्या आपने पढ़ा था? याद करो, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये हो गया अपना बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस।
अब देखना ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो क्या आता है, कांस्टेंट। इसको हमेशा याद रखिए ना, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक ना, बाबा साहब लिख के चले गए प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और कांस्टेंट को लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो P इक्वल टू क्या हो गया, K/V। अब देखना ध्यान से, ये P और अगर थोड़ा और सॉल्व कर लूं, इंटू V इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से लिख सकता हूं मैं, वेयर K क्या है तुम्हारा, देखो कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, ठीक है ना। हमेशा याद रखो, बाबा साहब लिख के चले गए तो प्रोपोर्शनलिटी कहीं हटानी हो तो कांस्टेंट लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया K डिवाइडेड बाई V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के आंसर हो गया, यानी P इंटू V इक्वल टू क्या हो गया, K, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लिए जाए ताकि आपको जो है मजा आ जाए पढ़ के। तो देखो क्या है, अगर मान लो बॉयल्स लॉ पे तुम्हें न्यूमेरिकल बोले तो फॉर न्यूमेरिकल्स क्या ध्यान में रखते रहना है। क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि आपके पास एक गैस है और गैस का दे देगा कि इनिशियली गैस का प्रेशर इतना है, इनिशियली कंडीशन मान लो प्रेशर P1 है ना, प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। फिर बोलता है हमने इस गैस को, ठीक है ना, फाइनल कंडीशन मतलब गैस को एक दूसरे कंडीशन में मैंने भेज दिया। कैसे भेजेंगे, तो गैस की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाने का जो तरीका है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इनिशियल से फाइनल में ले जाने का, ये तरीका या तो जो है क्या होगा, कंप्रेशन का, या तो क्या होगा, एक्सपेंशन का। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो या तो आप गैस को एक्सपेंड कराएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन, ठीक ना, या अगर फाइनल स्टेट में जाएंगे तो हम लोग क्या कराएंगे, कंप्रेशन। तो गैस ऐसे क्वेश्चन में देगा कि हमारे पास एक गैस थी, हमने उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर इतना कर दिया, है ना, उसका प्रेशर हमने इतना कर दिया, उसका प्रेशर हमने इतना कर दिया। तो आपसे ये पूछा करेगा, तो बताइए जरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 मैंने मान लिया। जो फाइनल कंडीशन मिली उसमें प्रेशर मान लिया मैंने P2 और वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने V2, ठीक है ना। अब देखो क्या करो, ये जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन यानी जब प्रेशर P1 है वॉल्यूम V1 है, इस बॉक्स के लिए यानी इस कंडीशन के लिए इक्वेशन 1 अप्लाई कर देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 क्या हो गया, देखो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, K। अब ये जो फाइनल कंडीशन है, जरा इस वाली कंडीशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 अप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ अप्लाई करोगे तो P2 V2 इक्वल टू क्या हो गया, K। अब दोनों एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो, P1 V1 इक्वल टू K और P2 V2 इक्वल टू K, दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना, दोनों का राइट हैंड साइड K सेम ही है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यानी न्यूमेरिकल के लिए क्या मिल गया, देखो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, P2 V2। क्वेश्चन आएगा, एक गैस को हमने एक्सपेंड करके वॉल्यूम इतना कर दिया, इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल प्रेशर इतना है, तो बताइए जरा गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। तो ये है आपका बॉयल्स लॉ, इसका ग्राफ लॉ भी अपने को पढ़ना है, तो वो सब हम लोग गैसेस लॉ के चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ, अच्छे से याद हो गया होगा शायद, ठीक है। तो ये प्रेशर के जो होता है गैसेस का वॉल्यूम पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना। फिर सेकेंड लॉ हमारे पास जो है वो है, आपने देखो याद करो कौन सा था, चार्ल्स लॉ। तो हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया तुम्हारा बॉयल्स लॉ और सेकेंड क्या हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की कहानी देखो क्या था, याद करो, ठीक है ना। क्या बोले थे हम लोग, याद करिए, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट किया था आपने, देखो प्रेशर एंड मोल, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल। क्या पढ़ा था आपने, देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले एक बार मैं लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल T से हम लोग लिखते हैं। अब आपको दिमाग में कई बार बोला मैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये घूम के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में और हो जाइए, फिर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो वो क्या लगेगा बोलो, कांस्टेंट। बताया ना मैंने, बाबा साहब बोल के गए तो लगाते रहिए। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये देखो क्या हो गया, V/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। इस पे भी देखो न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इसका पहले दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या हो गया, बॉयल-चार्ल्स का, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। और के क्या है, के यहाँ भी है, ये सब देखिए कांस्टेंट है, काका दिए हैं अपने, ठीक है ना। इस पे भी न्यूमेरिकल देखो आएगा आपसे, दो कंडीशन गैसेस के दे देगा, बोलेगा इनिशियल कंडीशन में, ठीक है ना, वैसा ही समझ जाइए। इनिशियल कंडीशन में क्या हो गया, चाहे लिख ही दे रहा हूं मैं। इस पे भी अगर मैं न्यूमेरिकल के लिए बात करूंगा तो यहाँ भी न्यूमेरिकल आपका अच्छा सा बनेगा। और न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो ध्यान से, आपसे बोलेगा एक गैस है, इस गैस की जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है, और इस गैस को हमने कंप्रेस एक्सपेंड पूछ करके इस गैस को ही फाइनल कंडीशन भेज दिया, इसका वॉल्यूम V2 है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 है। अब आपको अच्छे से पता है, इसमें अगर इक्वेशन 1 अप्लाई करोगे आप, तो इक्वेशन 1 जैसे यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V1/T1 इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 आप अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, बोलो, V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कांस्टेंट। फिर वही कहानी, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, यानी V1/T1 इक्वल टू क्या हो गया, V2 डिवाइडेड बाई T2। मतलब एक गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है ना, और उसका इनिशियल टेम्परेचर का T1 है, तो उसी गैस के आप फाइनल वॉल्यूम यानी गैस को कंप्रेस करके या एक्सपेंड करके किसी दूसरे स्टेट में लेके चले जाइए, तो उस स्टेट में अगर वॉल्यूम V2 हो, टेम्परेचर T2 हो, तो ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ। अब कहानी आगे फंस गई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बॉयल्स लॉ को इरेज करता हूँ और आपको फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता हूँ, अच्छे से दिमाग में रखने रहिएगा। ये बॉयल्स लॉ था और ये चार्ल्स लॉ है। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट में बार बार मैं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल सी कहानी, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन ध्यान से सुनना। एक और टेम्परेचर होता है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, देखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, और एक टेम्परेचर हम लोग और सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की सिंपल सी डेफिनेशन है, द टेम्परेचर इन केल्विन। सिंपल सी कहानी, द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब किसी भी स्केल में आपका टेम्परेचर हो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, केल्विन स्केल में। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और आपको अच्छे से याद हो तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, फार्मूला मैंने याद कराया था, याद करो, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू क्या होता है, K-273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होता है, R/4। जिसको ये रिलेशन नहीं आता है ना, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको ये रिलेशन कैसे आएगा ये समझ में आ जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, बोलो, टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर अगर मेजर कर दो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी कहानी जरा ध्यान से देखो, देखना ध्यान से। ये आपके पास जंक्शन, जैसे मान लो आपके पास कोई भी गैस है ना, उस कोई भी आपके पास गैसेस है, और उस गैस को हम लोग क्या करें, इस गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाइए और इस गैस को T डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो प्रेशर है P0 और जो वॉल्यूम है वो मान लो V0 है। ऐसे ही T डिग्री सेल्सियस पे मान लो प्रेशर है PT और जो वॉल्यूम है वो क्या है, VT, ठीक है ना। तो एक रिलेशन है यहाँ पे जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। T डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है और जो T डिग्री सेल्सियस का प्रेशर जो है, 0 डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है उसमें ये रिलेशन होता है, ठीक ना। PT इक्वल टू P0 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। अच्छे से याद रखे रहिएगा, T डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस के जो प्रेशर होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, PT इक्वल टू P0 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, जो आपका T डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम होता है, ठीक ना, और जो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है
उसमें भी ऐसा ही एक रिलेशन होता है, वो भी आपको पता होना सिंपल तरह से ही। ऐसे ही क्या होता है देखना ध्यान से, T डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम है उसमें भी ऐसा रिलेशन होता है V नॉट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो T डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम और T डिग्री सेल्सियस के प्रेशर में ये आपका रिलेशन होता है PT इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। ठीक है ना, ऐसे VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। अब क्या करता हूं देखना ध्यान से, पुट T इज इक्वल टू माइनस 273 है ना डिग्री सेल्सियस, ऐसे मैंने भर दिया। तो अब देखना ध्यान से, जब हमने T की वैल्यू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अगर पुट कर दूं, मैं कहां पुट कर दूं, देखो इन इक्वेशन कौन सा 1 एंड 2। तो अब 1 और 2 में अगर पुट कर दो तो आप देखो ध्यान से PT की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या हो गया माइनस 273। एक को दिखाई देता हूं मैं, देखो क्या हो गया P नॉट 1 प्लस T की वैल्यू कितनी है माइनस 273 और डिवाइडेड बाई देखो 273 और ये कट के कितना हो गया देखो 1, तो ये हो गया प्लस 1, ये माइनस से क्या हो गया माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं हो गई होगी आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रेशर कितना हो गया PT 0। ऐसे ही सिमिलरली देखो वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस का भी कितना हो जाएगा 0। तो अब देखना कहानी, ये वो टेम्परेचर है ना जिस टेम्परेचर पे ध्यान से देखो गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों 0 हो जाता है, इस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये देखो ये वो टेम्परेचर है जिसपे गैसेस का प्रेशर और गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ये T इज इक्वल टू इसी टेम्परेचर को हम लोग नाम क्या देते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और वैल्यू याद रख करिए माइनस 273। ठीक ना, 0.15 भी है लेकिन मिलता है आज आपको, बाकी गैसेस लॉ में एग्जैक्ट डेटा लिखा हूं मैं, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। उस टाइम पे पूछूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना भी पड़ेगा। तो PT जो आपका T है माइनस 273, ये क्या हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो अब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की, तो डेफिनेशन क्या हो गया बोलो, द टेम्परेचर एट विच, बोलो द टेम्परेचर एट विच, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होने चाहिए, गैसेस आर 0 है ना, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक ना, अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है ना, बात समझाई। और T की वैल्यू कितनी होती है माइनस 273, मतलब जो है आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना होता है माइनस 273.15, बल्कि आप इस तरह रखिए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है ना, सब 0 हो जाता है। अब देखो प्रेशर वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मोशन भी 0 हो जाए। तो अपन ये भी बोल सकते हैं गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर है वहां भी डिटेल में देखा जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैसेस का प्रेशर, गैसेस का वॉल्यूम, इवन गैसेस का मॉलिक्यूलर मोशन भी 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया, चार्ल्स लॉ क्लियर हो गया। चार्ल्स लॉ में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलता था बार बार, ये भी क्लियर हो गया। और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है ये भी हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, तीसरा लॉ भी आप जानते हैं, देखो बॉयल्स जो है उसका एवोगैड्रो लॉ याद करो। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक लॉ और है आपका एवोगैड्रो लॉ। ये 3 लॉ पढ़ते हैं, फिर तीनों मिक्स करते हैं, फिर एक फार्मूला बनेगा, ठीक ना। और उस फार्मूले से वो क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने लिखा था वो आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इतनी थ्योरी और आपको दिमाग में रखनी थी, ठीक है ना। तो अब हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं जो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक ना। वो क्या था तुम्हारा एवोगैड्रोस लॉ, ठीक ना, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ की बस वही, अब तो सिंपल सी कहानी लिखूंगा मैं, क्या कांस्टेंट करूंगा, एट कांस्टेंट बोलो प्रेशर एंड टेम्परेचर
जो वॉल्यूम होता है गैस का उस गैस के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर वही कहानी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, V इक्वल टू क्या हो गया Kn, या V बाई N इक्वल टू क्या हो गया K। ये क्या है तुम्हारा चार्ज जो है एवोगैड्रो लॉ है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो अब फिर वही कहानी, दो गैसेस की कंडीशन के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई N2। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं डायरेक्ट इधर लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा देखो V1 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई N2। तो ये है आपका एवोगैड्रो लॉ, ये है बॉयल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक ना, तो आई होप एवोगैड्रो लॉ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखो क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन। ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग जिस फॉर्मूले से वाला क्वेश्चन बनेगा गैस इक्वेशन, और इसी को हम लोग नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान में हो रख लीजिए। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ठीक है ना, तो आइडियल गैसेस कुछ नया नहीं है, वो गैसेस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करती हैं। एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस। ठीक है ना, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द गैसेस विच फॉलो, द गैसेस विच फॉलो, ठीक है ना, क्या फॉलो करना चाहिए, विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, आइडियल गैस। ठीक ना, द गैसेस विच फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो भी है, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। लेकिन एक बात और ध्यान में रख रहिएगा, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो ये काम करती हो। ठीक है ना, कुछ आपकी इजीली लिक्विफाइड गैसेस हैं जिसको हम लोग आइडियल मान लेते हैं। ये सब कहानी सब अपने को गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें आपको अलग से दिख रही हैं। ठीक है ना, तो अब देखो गैस इक्वेशन क्या है, तो गैस इक्वेशन हमें मिलता कैसे है, गैस इक्वेशन हमें मिलता है ऑन कंबाइनिंग। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, और एवोगैड्रो लॉ को, ऑन कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, कॉमा चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला था, देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और कब मिला था बोलो, एट कांस्टेंट, ठीक है ना, बोलो टेम्परेचर एंड मोल। ठीक है ना, फिर देखो आपको दूसरा लॉ मिला अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ में बात करूंगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बार बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब मिला था बोलो, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करना था, प्रेशर और मोल। और फिर देखना ध्यान से, अगला मिला था अपने को अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, क्या मिला था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, क्या कांस्टेंट किया था आपने बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन को ध्यान में नहीं रखना है, इनको हम लोग कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है ना, क्या कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसको जब कंबाइन करोगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, ठीक है, तीनों कंबाइन करने के बाद PV, ठीक है ना, ध्यान से देखना, PV, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, N इंटू टी, बस में PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, N इंटू टी। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं R से, किससे लिखते हैं, R से, तो PV इक्वल टू R इंटू क्या हो गया, NT। और सिंपल सा याद करने के लिए PV इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, nRT। ये फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ढेर सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा इस चैप्टर में। तो PV इक्वल टू क्या हो गया, nRT। अब देखना यहाँ पे जो R है, वेयर R इक्वल टू, तो R भी क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट, R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट, और इसी R को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस
कांस्टेंट। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, आइडियल गैस क्या होती है? जो गैसेस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को टेम्परेचर, प्रेशर की हर कंडीशन पे फॉलो करती हैं, उसको बोलते हैं आइडियल गैसेस। गैस इक्वेशन क्या होता है? गैस इक्वेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ, एक इक्वेशन है जो बनता कैसे है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को मिक्स करके। तो जब तीनों हम लोग मिक्स करेंगे तो ये जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस इक्वेशन, या इस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छे से याद हो गया होगा, PV = nRT। जहां पे जो R है, R क्या है तुम्हारा? गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, R क्या है तुम्हारा? गैस कांस्टेंट। और R की जो वैल्यू हमें इस चैप्टर में काम आती है, वो वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वो वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, वो दिया भी रहता है कभी कभी और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो R की वैल्यू जो इस चैप्टर, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में जो वैल्यू काम आएगी वो काम आएगी 0.0821। ठीक है ना, 0.0821, क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम काम है, तो लीटर और प्रेशर को हम लोग उस टाइम पे एटीएम पे मेजर करेंगे। ठीक है ना, लीटर एटीएम। ठीक है ना, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.0821। ठीक है ना, या इसी चीज को देखो शॉर्ट में लिखने के लिए 1/12 याद कर लो। देखो 0.0821 क्या हो जाएगा? 1/12 के बराबर। आप करके देख लीजिए। ठीक ना, पॉइंट लगाइए तो 10 हुआ, एक 0 बनाइए 100 हो गया, और 12 बैठ गया 96। बाकी आप सामने है। तो R की वैल्यू 1/12 अच्छे से याद रखिए, और यूनिट भी याद होनी चाहिए। फिर से लिख देता हूं मैं, लीटर एटीएम, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ठीक ना, पर मोल पर केल्विन ऐसे बोलो, या मोल की पावर -1 और तो जो है केल्विन की पावर -1। तो ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, गैस इक्वेशन, या यही क्या है तुम्हारा? आइडियल गैस इक्वेशन। PV = nRT। PV = nRT क्या हो गया? ये आइडियल गैस इक्वेशन। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को, ठीक ना, आप अपने आप से एक बार खुद से सॉल्व करिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक ना, अपने लोग अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक, यानी वो दोनों न्यूमेरिकल और इसके आगे के टॉपिक हम लोग करेंगे। थैंक यू।